हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम केशव सिंपल पेपर का सेट बी एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। होता क्या है बच्चों कि यदि आप लोग इसे पढ़ते हैं तो 2 घंटे समय लग जाते हैं, लेकिन 20 से 25 मिनट में पूरा सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। सेट ए हमने कराया था जिसमें बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा था, इसलिए सेट बी करा रहे हैं। हाँ, जो इस वीडियो पर आए तो प्लीज़ अंत तक देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएगी। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 4 ऑप्शन है। नाभिक, पर्यवेक्षक, अनुबंध, तदर्थ में तकनीक शब्द कौन सा बच्चों? तो विज्ञान संबंधी क्षेत्र जो है वो आपका तकनीक शब्द होता है, तो नाभिक इसका राइट आंसर होगा बच्चों। कवित्व के प्रत्येक क्षण में कितने वर्ण होते हैं बच्चों? आपको बताना है। तो कवित्व के प्रत्येक क्षण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बच्चों? 31 वर्ण होते हैं। नोट कर लेना। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक क्रिया होता है बच्चों, उसका प्रयोग वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? सरल वाक्य, है ना, जिसमें एक क्रिया और एक आपका संज्ञा रहेगा। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती थी बच्चों? तो घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती थी? कपड़े पहनाती थी। क्या करती बच्चों? कपड़े पहनाती थी। लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था बच्चों? लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था? तो लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया था। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने के लिए विवश करती है बच्चों? तो आपके पैसे की गर्मी, आपके पास पैसे ज़्यादा है तो वो गर्मी, है ना, सामान अधिक खरीदने के लिए विवश कर देती है। यहाँ पर बच्चे आशा में होंगे कि प्रत्याशा में, निराशा में बच्चों? तो प्रत्याशा में होगी, नहीं आशा में। सौंदलगेकर मास्टर, है ना, मराठी पढ़ाते थे, है ना। छंद शास्त्र में पाद मतलब अंतिम यानी चतुर्थ भाग होगा बच्चों। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा का विरोध करते थे। जोर जबरदस्ती से कही गई बात चूड़ी मर गई, है ना, चूड़ी मर गई थी बच्चों। एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियां बोली जाती है ना, उपबोलियां या बोलियां भी कई बोली जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों कई बोलियां हो जाएगा या उपबोलियां हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सत्ता सच बताओ, रेडियो दृश्य माध्यम है? नहीं भैया, क्योंकि रेडियो हम केवल सुन सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है? ये गलत है, क्योंकि नाटक रूपांतरण हो सकता है। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटोग्राफिक्स आदि होना चाहिए, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, पत्रकारी लेखन में सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। बहुत सही है, सबसे पुराना भी समाचार लेखन माध्यम है। आवृत्त निपात शब्द, ये गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि आवृत्त जो है ये आपका तकनीक शब्द है। रिपोर्टों के समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में होती है, इसका असत्य दिया है बच्चों, जबकि समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में होती है, इसलिए इसको आप लोग बताइएगा, मेरे हिसाब से सत्य होना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, सिल्वर वेडिंग के यहाँ पर बच्चों संबंध हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी, लेखक हो जाएंगे। जूझ का हो जाएगा बच्चों ओ आपका आनंद यादव। हाँ, आनंद यादव। अतीत के दबे पाँव ओम थानवी, अतीत के दबे पाँव बच्चों ओम थानवी। ठीक है। निर्दयी, जो निर्दयी शब्द बच्चों ये आपका, ये दा के ऊपर रकार होना चाहिए, इसलिए अशुद्ध शब्द हो जाएगा। परचेसिंग पावर मतलब क्रय शक्ति। भक्तिन जो है महादेवी वर्मा, और महाकाव्य आपका बच्चों यहाँ पे कामायनी और साकेत, है ना, ये महाकाव्य ये हो जाएगा कामायनी और साकेत। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 महाकाव्य के नाम लिखे, तो कामायनी और साकेत, ये आपको याद होना चाहिए। कामायनी किस युग का बच्चों? तो छायावाद युग का है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। राम भक्ति शाखा की तो केशवदास और तुलसीदास, 2 आप याद कर लो बस। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास और केशवदास, राम भक्ति शाखा कवि के नाम। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन काम का नहीं, इसे मत याद करना। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? खजूर और अंगूर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों। कविता की अनजानी दुनिया के पहला उपकरण क्या है? छंद है बच्चों। क्या है? छंद है। इसके बाद ओज गुण वाले काव्य में किस रस की प्रधानता? ओज गुण में वीर रस होता है बच्चों। क्या होता है? वीर रस होता है। चलिए पहुंच गए अपन प्रश्नोत्तर पर। 3 मिनट में आपके 32 क्वेश्चन रिवीजन हुए। बताओ, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, है ना। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? देखो मैं आपको बताता हूं बच्चों, जब आपके मतलब पास कोई घटना घटित हो जाए और अंदर दुख हो जाए, मतलब आपको कष्ट होने लग जाए, तब आप यदि ये सोच लें कि आज ये कष्ट का दिन है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कल हम खुश रहेंगे और खुशी का दिन आएगा। उस स्थिति में आपको उसके उम्मीद में थोड़ा सा अंदर से एक खुशी का माहौल पैदा हो जाएगा। मतलब आप अपने आप को एक खुशी के उम्मीद के लिए अंदर सजोए हुए विचार ही आपको खुशी पैदा कर सकता है। देखो, संसार में अनगिनत कष्ट है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, और उसको सहन करना मानव की नियत है। यदि मन में प्रेम की भावना प्रबल हो और नित नई कल्पनाओं की उमंग हो, तो मनुष्य कष्टों के बीच रहकर भी प्रेम और मस्ती के सहारे अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सकता है। मतलब आप समझ गए ना कि हमारे अंदर एक प्रबल भावना हो कि आज हमारे साथ दुख है तो कल सुख भी आएगा। इस इच्छा से, इस उम्मीद से आप उस दिन भी स्वतंत्र और खुश रह सकते हैं। ठीक है।
बच्चों यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। संसार में कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती के माहौल कैसे पैदा किए जा सकते हैं? मन में प्रेम भावना प्रबल इच्छा, ठीक है, कि आज हम दुख है, हमारे समय दुख का घड़ी है तो कल निश्चित ही सुख का घड़ी आएगा। ऐसी स्थिति में आप उसके उम्मीद पर बच्चों सुख रह सकते हो, मतलब खुश रह सकते हैं ना, खुश रह सकते हैं। बादल राग कविता में कवि ने बादलों को विप्लव का बादल क्यों कहा गया है? कवि बादल को क्रांति का प्रतीक मानता है। क्रांति आने पर बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाती है तथा शोषित व्यक्ति के जीने योग्य स्थिति मिल जाती है। इसी कारण से कवि ने बादलों को विप्लव का बादल कहा है। देखो बच्चों, जैसे आप लोगों के गांव में जब बारिश का मौसम आता है तो कीचड़ होता है, सही है कि नहीं? और जैसे पानी अच्छे तरीके से बादल आया तो पानी गिराएगा और पानी गिराए तो कीचड़ धुल जाएगा। ऐसे जब क्रांति, जैसे मान लीजिए हमारे मध्य प्रदेश में कोई ऐसी गड़बड़ी की जा रही हो सरकार द्वारा, तो उसके लिए क्रांति लाई जाती है, उसका विरोध किया जाता है ना, विपक्ष की पार्टी द्वारा। जैसे अभी 2024 में ही मान लीजिए बच्चों को लैपटॉप या 25,000 की राशि नहीं मिली थी, तो हम लोगों ने 3-4 महीने लगातार ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया। ऑनलाइन प्रोटेस्ट मतलब एक्स के माध्यम से, जो ट्विटर होता है उस पर से अपन ने क्या किया, एक तरीके से बच्चों है ना, एक चिंगारी उत्पन्न किया और लास्ट में बड़े बड़े न्यूज चैनल तक वो बात गई और बाद में बच्चों को पैसे भी मिल गए, है ना। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि बादल राग कविता में कवि ने बादलों का विप्लव क्यों कहा, कि जैसे ही बादल राग कविता में जब बारिश होता है तो बुराई रूपी जो कीचड़ समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से जब बच्चों क्रांति आती है तो जिनके साथ बुराइयां होता है, जिनके साथ मतलब अभद्रता होता है, व्यवहार से नहीं होता है, तो उसको थोड़ा सा क्रांति आने से कहीं ना कहीं फायदा होता है बच्चों, उसे जीने योग्य स्थिति मिल जाती है। इसलिए कवि ने बादलों को विप्लव का बादल कहा है। ठीक है, चलिए भक्तिकालीन का भक्ति है बच्चों, भक्तिकालीन में तो भक्ति की प्रधानता होगी सबसे पहली बात। और भक्ति है बच्चों मतलब प्रेम सौंदर्य होगा, यानी रस का बढ़िया प्रयोग होगा उसमें, है ना, सही है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे भी याद कराते हैं कि भक्तिकालीन में भक्ति और प्रेम पर बल होता है बच्चों। और जब भक्ति है तो उसमें आपका एक भक्ति रस भी होता है जो 11वां रस है, लेकिन अब उसे जोड़ा नहीं गया है, लेकिन भक्ति रस किसी किसी बुक में देखने को मिलता है। तो भैया रस योजना का बढ़िया मतलब प्रयोग किया गया है। और भक्ति हो रहा है तो भक्ति होंगे भैया तो रचनाकार होंगे, रचनाकार होंगे तो गुरु होंगे, तो गुरु की भी महिमा का वर्णन देखने को मिल जाता है। तो 2 विशेषताएं, ज़्यादा विशेषता पूछा नहीं जाता है। रीतिकाल की विशेषता, रीतिकाल किसे कहा जाता है बच्चों, सॉरी, रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। देखो रीतिकाल की जो कवि है अधिकांश राज दरबारी कवि होते थे। राज दरबारी का मतलब राजा के दरबार में रहते थे, और जब दरबार में रहते थे राजा के प्रेम प्रसंग का वर्णन करना ही पड़ता था, नहीं तो फिर राजा सर से मतलब धड़ से सर अलग ही कर देता था, समझ रहे हो ना। पहले ऐसे ही होते थे राजा रजवार, क्या होते थे कि भाई वो तुम हमारी यदि गुणगान नहीं करोगी, तुम हमारी कविताएं नहीं लिखोगी, हमारे बारे में नहीं लिखोगी, किसी दूसरे का बढ़ाई करोगे तो तुम्हारा खत्म, राज दरबार से जिंदगी किसी हाथ धो बैठोगे। तो यही होता था। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की बहुत प्रधानता थी बच्चों, तो श्रृंगार रस की प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, और बच्चों इसमें आप लोगों को लिख लेना है कि ब्रज भाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य की रचना, है ना। 2 आपको विशेषताएं, ज्यादा नहीं करना है। सांगरूपक अलंकार क्या होगा बच्चों? जब किसी पद में उपमान का उपमेय के अंगों के साथ आरोप कर दिया जाता है। ठीक है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग। ठीक है, तो वहां पे सांग रूपक अलंकार हो जाता बच्चों। जब किसी पद पर उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप लगाया जाता, वहां पे सांग रूपक। सांग रूपक का अर्थ ही संग लगा देना, है ना, रूपक यानी रूप के साथ। तो उपमान का उपमेय के अंगों के साथ आरोप लगाया जाए, वहां पे सांग रूपक अलंकार। तो इनको आपको अपनी भाषा में नहीं लिखना पड़ेगा, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो ये आपका काम है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग। तो ये तो हमसे याद है, क्योंकि हम 2013 में जब हम पेपर दिए थे तब बच्चों रस छंद अलंकार अच्छे तरीके से याद कर लिए थे, क्योंकि बार बार वही चीज रहता है। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है बच्चों? जब छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बताया जाए, उसका कारण भी दिया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान की अपेक्षा बढ़ाकर बताया जाता है, तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा इसको लिखो बच्चों, उपमेय को उपमान की अपेक्षा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, है ना, श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अब इसका थोड़ा सा आप लोगों को उदाहरण जो है कठिन दिया है बच्चों। हमने सरल उदाहरण कराया था कि साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार,
ठीक है, ये साधारण सा था, इसको आप लोग देख लेना। व्यतिरेक अलंकार, अलंकार रस छंद, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है तो उसे आप पढ़ लेना। रौद्र रस और करुण रस, इसका आप लोगों को क्या बताना है बच्चों, परिभाषा। देखो मैं रस की परिभाषा बताया था कि एक ही परिभाषा से, जैसे सा हृदय के हृदय में, ठीक है, जैसे यहाँ पर रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा, तो सा हृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ रौद्र रस है ना उत्पन्न होता है बच्चों। अब जैसे यहाँ पर करुण रस है, तो करुण रस में क्या होगा, सा हृदय के हृदय में, करुण का क्या होता है, शोक, तो शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वह करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो मैंने रस बताया था, आप लोग कहोगे तो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा कि रस में क्या होता है बच्चों। रस में आपको परिभाषा इस तरीके से देना है कि किसी भी रस का, चाहे श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, यदि उसका स्थायी भाव पता है तो फिर जैसे श्रृंगार रस की परिभाषा देना है, तो सा हृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वह श्रृंगार रस होता है। अब हम यहाँ पे करुण रस दे रहे हैं बच्चों, तो सा हृदय के हृदय में है ना शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां पर बच्चों आपका करुण रस हो जाता है। ठीक है, रौद्र रस का उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। बताओ किस बच्चे को प्रॉब्लम, इसको मैं शुरू से पढ़ाते आता हूं कि भैया रौद्र रस का उदाहरण सबसे बढ़िया है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। इसके बाद बच्चों यदि हम बात करते हैं करुण रस का उदाहरण, तो इसमें थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है, और मैं जब रस पढ़ाया था तो उसका उदाहरण बताया था कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए थे ही कल हल्दी के हाथ, हाय हाय रुक गया संसार बना सिंदूर अंगार। तो ये वाला एग्जाम्पल कराया था, तो इसको मैं होमवर्क देता हूँ भाई। करुण रस जो नोट्स लिए हैं उसमें नोट्स में अवेलेबल रहता है, तो थोड़ा सा ये कठिन सा लग रहा, तो आप लोग नोट्स वाला उदाहरण याद कर लेना। जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू किसे कहा जाता है। जैनेन्द्र के अनुसार बाजार का तड़क भड़क और लुभावनी वस्तुओं के रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने मजबूर हो जाता है तब उसे बाजार का जादू कहते हैं। बाजार का जादू चल गया, जैसे आप चाहते नहीं थे कि उन चीज़ों को खरीदे। जैसे देखो व्यक्ति क्या होता है, बाजार जाता है, यदि उसके मन में किसी प्रकार से कोई विचार नहीं कि बाजार जा कर के हम कुछ चीज़ें लेंगे, विचार नहीं है, तो आप बाजार गए, आपके पास पैसे हैं, और जब पैसे हैं तो आप वहां की लुभावनी चीजों को देख करके आकर्षित हो गए और बिना काम के भी उस सामान को आपने खरीद लिया, क्योंकि आपने मन बनाकर नहीं गया था, आपका मन खाली था। जबकि बाजार कब जाना चाहिए, जब मन भरा हो, मतलब विचारों से पूर्ण हो बच्चों, विचार होना चाहिए कि हमें ये खरीदने जाना है। तो जब बाजार जाते हैं और उनकी सुंदर सुंदर लुभावनी वस्तुओं को देख करके है ना जबरदस्ती का चीज खरीद लेते हैं और मजबूर हो जाते हैं कि इतना सुंदर इसको खरीद लें, तब वहां पे बच्चों बाजार का जादू चल जाता है। बाजार का जादू ही है, सुंदर सुंदर चीजों को दिखाया जाए। कपड़े की दुकान में जाओगे तो 8 ट्यूबलाइट जला देंगे आपके आने से, पहले भले ही वो बिजली की बचत करने के लिए कि 1-2 ट्यूबलाइट जलती है, लेकिन जैसे ही आप जाते हो तो 8 ट्यूबलाइट जलाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि साड़ी में लगे हुए नग चमकने लग जाएं, है ना। आप यदि जो शर्ट ले रहे हैं उसकी चमक बन जाए, है ना, आप पैंट ले रहे हैं उसको थोड़ा शाइनिंग आ जाए, तो लाइटिंग ज़्यादा करते हैं। वही है बाजार का जादू। तो बाजार का जादू कब चलेगा प्यारे बच्चों? जब लुभावनी चीज़ों से आकर्षित होकर के ग्राहक उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है, उसे खरीद लेता है, तब वहाँ पर बाजार का जादू चल जाता है। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडी नाम किस आधार पर दिया? यह टोली आपको इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? अपने आप को इंद्र सेना कहती थी, लेकिन उसे लोगों ने मेढक मंडली कहा। क्यों बच्चों? गांव के लोगों ने लड़कों की टोली को उनके नंगे शरीर, उछल कूद, शोर शराबे और उनके द्वारा गली में होने वाले कीचड़ के कारण उनका नाम मेढक मंडी रख दिया, है ना। यह टोली स्वयं को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी क्योंकि यह बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने के लिए प्रार्थना करते थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई बच्चों को मेढक मंडली क्यों दिया गया? क्योंकि बच्चे जो होते हैं उछल कूद करते हैं, खेलते हैं, कीचड़ में भी खेलते हैं, आपके घर में भी खेलेंगे, है ना, गली मोहल्ले में भी खेलेंगे, लगातार बच्चों है ना उछल कूद करते रहते हैं। अब मेढक जैसे टर टर करते हुए उछल कूद करता है, तो ऐसे मेढकों का समूह, बच्चे 4-6 बच्चे हो जाए, बरसात का मौसम हो और अपने गली द्वार में देखो थोड़ा बहुत कहीं पे कीचड़ मचा हो, वहाँ जा करके बढ़िया वो छोटा सा बांध बना लेंगे और पानी भरेंगे, छोटा सा उसमें पुल बना देंगे और
और बाईपास भी दे देते हैं कि पानी ज़्यादा होगा तो इधर से जाएगा। तो भैया कीचड़ में खेलते रहते हैं, वो भी नंगे पैर, शरीर में भी कोई बदन में कपड़े भी हो तो पूरा भीग जाए तो भैया पूरा उतार कर फेंक देना। ये बच्चों की टोली की बात है। आप अपने घर के आसपास का एग्जाम्पल लेकर के याद करेंगे तो याद रहेगा। और सोचो रट्टा मारो तो ये बिल्कुल भूल जाएगा बच्चों कि गाँव के जो बच्चे होते हैं नंगे शरीर में उछल कूद करते हुए, शोर शराबे हल्ला करते हुए गली में खेलते रहते हैं, है ना। और भैया उनके कारण भैया गली में कीचड़ भी होता है। क्यों? क्योंकि भाई पानी बह गया सूख जाए, लेकिन बच्चे मिट्टी खींच कर लाते हैं और जमाते हैं, और जमाने के बाद उन पर कीचड़ फैलाते हैं। इसी कारण से इनको बोला कि मेढक जैसे टर करते हुए आधे उछलते कूदते रहते हैं, तो मेढक मंडली दे दिया गया। और भाई जब गांव में बारिश नहीं होता, खेत में पानी की कमी होती है, तो वही बच्चे भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हैं, भगवान हे इंद्रदेव बारिश कर दो भैया। तो इसीलिए वो अपने आप को इंद्र सेना के नाम से बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंद्र से वर्षा करने के लिए प्रार्थना करने वाले कौन है? मेढक मंडली के बच्चे, जिन्हें इंद्र सेना कहते हैं। रिपोर्टाज से क्या आशय है? रिपोर्टाज की दो विशेषताएं बच्चों, यहाँ पर देखो, किसी घटना के वास्तविक वर्णन या विवरण जो सूचनात्मक तथ्यात्मक होते हैं तथा साहित्य से भी संबंध रखते हैं, ये रिपोर्टाज कहलाते हैं बच्चों। वास्तविक घटना का वर्णन होगा, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होगा इसमें। मतलब जब किसी वास्तविक घटना पर वर्णन किया जाता है, ठीक है, सूचना तथ्यात्मक चीज़ें लिखी जाती है, तो बच्चों वो रिपोर्टाज कहलाता है। ठीक, चलिए, यात्रा साहित्य के लेखक रचना, बिल्कुल हम इसको नहीं पढ़ेंगे, काम का जो नहीं है बिल्कुल, तो उसे हम समय नहीं गवाएंगे बच्चों। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? इसको आपको पढ़ना है। जिस शक्ति के माध्यम से प्रचलित अर्थ का ज्ञान हो। जैसे गाय बड़ा उपयोगी पशु है, तो वास्तव में बिल्कुल सेम टू सेम अर्थ निकले कि हाँ भाई गाय हमारे जीवन में, गाय हमारी माता है, तो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, गाय का चाहे गोबर हो, गाय का चाहे मूत्र हो, गाय का चाहे दूध हो, सभी चीज़ें है ना कीमती है बच्चों। इसलिए क्योंकि गाय हमारी माता है, माँ का स्थान दिया गया है। तो जब किसी है ना शक्ति से है ना या किसी वाक्य का एकदम प्रचलित अर्थ का ज्ञान हो, वहाँ बच्चों अभिधा शब्द शक्ति होता है, सीधा सीधा अर्थ हो जाए। लेकिन यदि वहीं पे यदि मान लीजिए लक्षण हो, जैसे मैं कह दूँ कि तुम उल्लू हो, तुम उल्लू तो नहीं होगे, तुम गधे हो, तुम गधे तो नहीं हो भाई, गधा तो कोई और होगा। गधा मतलब एक जीव है ना, एक पशु है ना। तो भाई गधा, आपको गधा से तुलना कर दिया गया, तो जब गधा मतलब गधा ही नहीं हो गया, मतलब पढ़ने में आप नालायक हो, आप नालायक नहीं हो लेकिन कमजोर छात्र हो, ऐसा। तो जब मतलब लक्षण निकल कर आए, बिल्कुल जैसे मान लीजिए गाय उपयोगी, हाँ भाई उपयोगी है, लेकिन नहीं बोल देते अरे तुम पढ़ते नहीं, तुम बैल हो साला। अरे यार सर बैल बोल दिए, अरे ऐसा बोला जाता है अपने देहाती भाषा में। और बैल का मतलब ये नहीं कि बैल का मतलब तुमको कुछ भी कहते रहो, कुछ नहीं पढ़ते हो। घर गाँव में नहीं बोलते भैया तो मूसर चंद है, अरे मूसर चंद ही नहीं है भाई। तो जब शब्द शक्ति से लाक्षणिक यानी लक्षण पता चले, है ना, तो वहाँ पे लाक्षणिक शब्द शक्ति होगा। जैसे देखो ना, गोपाल उल्लू है, तो उल्लू शब्द मूर्खता को बताता है, वो उल्लू नहीं कि उड़ के पक्षी बन जाएगा, समझ रहे हो। लक्षणा शब्द शक्ति में शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है। कहने वाला व्यक्ति किसी प्रयोजन या लक्ष्य का आधार लेकर इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करता है कि उसका शाब्दिक अर्थ एक प्रकार का होता है और छिपा हुआ अर्थ भिन्न प्रकार का होता है बच्चों। ठीक है, तो लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण का प्रयोग मतलब पता चलता है, लक्षण पता होता है, कोई दूसरा अर्थ निष्कर्ष निकलता है ना। अब ये नहीं कि केवल आप उल्लू कह दिए तो वो उल्लू ही होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए, विपरीतार्थक शब्द युग्म का उदाहरण दीजिए। अरे भैया हमने बताया विपरीत मतलब सुख दुख, ठीक है, इधर उधर आना जाना, यहाँ पे दो उदाहरण दिया है, आना जाना, विपरीत कार है इधर उधर, सुख दुख, है ना, पाप पुण्य, है ना, पाप पुण्य। निरर्थक शब्द युग्म किसे कहते हैं? जैसे ये बढ़िया है, जैसे बोले ना भैया चाय लाओ, बोलते हैं अपने घर में चाय वाय हम नहीं लाएंगे। आप चाय तो नहीं लाएंगे, वाय क्या है भाई? चाय तो नहीं लाओगे ठीक है, लेकिन वाय क्या है? चाय वाय हम नहीं लाएंगे, तो चाय है, वाय आ गया, ये निरर्थक शब्द युग्म हो जाता है बच्चों। ठीक है, जब किसी शब्द युग्म में प्रयुक्त होने वाले दोनों शब्द निरर्थक हो, जैसे अनाप शनाप, अनाप शनाप क्या है? तो ये भाई निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ ना हो बच्चों, तो ऐसे शब्द युग्म को निरर्थक शब्द युग्म कहते हैं। चलो बच्चों, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सर्वाधिक प्रभावित किया है और उसके दो चारित्रिक विशेषताएं। तो जूझ कहानी में जो दत्ताजी राव हैं, इनके प्रभाव से बच्चों कहीं ना कहीं कुछ सीख मिलती है। ये सम्माननीय व्यक्ति थे,
राव साहब गांव में सम्मानित जिम्मेदार व्यक्ति थे, जमींदार थे, वो उदार नेक दिल वाले व्यक्ति थे, है ना। बच्चों और महिलाओं के साथ सद्व्यवहार करते थे, सभी लोग उनका बहुत आदर करते थे, कोई भी व्यक्ति उनकी बात को टालने में हिम्मत नहीं करता था। मतलब सम्मानित व्यक्ति थे। गांव में जैसे कोई बड़े आदर्श व्यक्ति आते हैं तो आपको बोल दे बेटा एक गिलास पानी दो, आप प्रेम से दोगे। किसी को बोल दे भैया खाना यहाँ लगा दो, 4 लोग रिश्तेदार आ रहे हैं, तो आप तुरंत बना दोगे, क्योंकि वो सबके लिए इतना। देखो भाई, कोई व्यक्ति सम्मानित कब बनता है? जब जीवन में अथक मेहनत करता है। आप अपने गांव में भी देखेंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे सम्मानित होते हैं जो कि हर कार्यक्रम में उनको बुलाया जाता है। बड़े कोई यदि गांव में थोड़ा बहुत छोटा मोटा लड़ाई भी हो गया तो उनको बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बात को लोग मानते हैं। इसके लिए वो अथक प्रयास किए हैं। आप भी आज पढ़ रहे हैं, आज टॉपर बनेंगे, कहीं अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अच्छे पोस्ट समाज के हित करेंगे, भला सोचेंगे, तो आप भी एक सम्मानित व्यक्ति बन सकते हैं। परोपकारी, दत्ताजी राव परोपकारी व्यक्ति थे। वो लेखक को स्वयं पढ़ाने की बात भी करते थे। मतलब परोपकारी, दूसरे को उपकार करने में। भाई देखो, कोई व्यक्ति जिनकी चारित्रिक विशेषताएं होंगी या जो कोई व्यक्ति विशेष होगा, उसकी जो एक प्रकार से क्रिया विधि ना बच्चों सब भिन्न होता है। ठीक है, उसका समाज में स्थान विशिष्ट होने का रीजन भी रहता है कि उन्होंने अपने जीवन में भी ऐसा बहुत संघर्ष किया है वहां तक पहुंचने के लिए। कोई व्यक्ति विशिष्ट कब बनता है? जब जीवन में संघर्ष करता है। कब विशिष्ट बनता है? उसके मेहनत के ऊपर है। तो दत्ताजी राव भी अपने गांव में सम्मानित व्यक्ति थे, बड़े सम्मानित थे। गांव में चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, सब लोग उनका आदर सम्मान करते थे। परोपकारी भी थे, मतलब दूसरे को उपकार करने में कभी पीछे नहीं हटते थे बच्चों। ठीक है। मोहनजोदड़ो घरों की 2 विशेषताएं बच्चों। सड़कों के दोनों ओर मकान होते थे, परंतु सड़कों की ओर घरों का भाग। देखो बच्चों, सड़कों के दोनों ओर मकान होते थे, परंतु सड़कों की ओर घरों का भाग होता था। अब ये थोड़ा सा, सड़कों की ओर घरों का भाग होता था, बाकी इनका द्वार बच्चों आंगन पीछे होता था। ये सही बोल रहा है। ठीक है। घर छोटे व बड़े दोनों प्रकार के होते थे, एक कतार में बने होते थे। घरों की वास्तुशैली लगभग एक समान थी। देखो बच्चों, परंतु सड़कों की ओर घर का भाग होता था, आंगन पीछे साइड रहता था। जैसे आज आधुनिक युग में क्या होता है, सड़क के किनारे पहले आंगन रहता है फिर घर रहता है, लेकिन पहले उनका घर होता था और आंगन पीछे था। तो ये 2 विशेषताएं आपसे ये वैसे भी याद होगा। सड़कों के दोनों ओर मकान होते थे, सड़क की ओर घर रहता था और आंगन जो है बच्चों वो पीछे साइड रहता था। ठीक है। घर छोटे बड़े दोनों प्रकार के थे, एक कतार में बने होते थे। घर की वास्तुशैली लगभग एक समान थी। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखो जनसंचार और प्रिंट माध्यम की यहाँ पर बच्चों 2 विशेषताएं और दोष पर वर्णन कीजिए, है ना। क्या बोला बच्चों? जनसंचार प्रिंट की 2 विशेषताएं, है ना, और दोष। चलो, कहने का मतलब ये बोला है कि जनसंचार का विशेषता भी बताओ और कमियां भी बताओ। तो जनसंचार माध्यम यानी प्रिंट माध्यम की विशेषता पूछा है। देखो भाई, प्रिंट माध्यम का स्थायित्व बना रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है। ठीक है, इसे अनेक बार हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कमी ये हो गया कि निरक्षर के लिए सही नहीं रहता। जो पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो बच्चों अनुपयोगी होता है। और जो प्रिंट माध्यम होता, मुद्रित माध्यम होता है, तुरंत कम समय में वो नहीं संचालित होता, थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, थोड़ा 24 घंटे है ना या 48 घंटे समय के बाद वो पहुंच पाता है। लेकिन यदि मान लीजिए इंटरनेट माध्यम की बात करें, तुरंत पहुंच जाता है। और इंटरनेट माध्यम जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न की सहायता से निरक्षर व्यक्ति भी देख सकता है बच्चों, क्योंकि सुनना और देखना है तो आराम से देख सकता है। समझ रहे हो ना। तो ये याद हो गया होगा कि जनसंचार प्रिंट माध्यम की 2 विशेषताएं, कि भाई 2 विशेषताओं में ये है कि ये स्थायित्व इसका बना रहता है, हम कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, है ना। दोष में है बच्चों कि ये मुद्रित माध्यम है और ये निरक्षरों के लिए क्या है, अनुपयोगी है और थोड़ा सा लेट आता है। चलो कोई बात नहीं है। जनसंचार माध्यम के रूप में इंटरनेट मीडिया की 2 विशेषताएं, 2 गुण। इंटरनेट इसका विपरीत होगा बहुत कुछ, है ना, कि भाई इसमें थोड़ा समय लगता है, ये जल्दी आता है। ठीक है। इंटरनेट औजार और माध्यम दोनों का कार्य करता है। इंटरनेट सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत कम समय में हो जाता है। लेकिन कमियां है बच्चों, इंटरनेट अश्लीलता, दुष्प्रचार, गंदगी फैलाने का भी माध्यम है। सही है, आजकल गंदी चीज़ों को लोग देखते हैं, वीडियो चलता रहता है, कुछ भी आ जाता है होम पेज में, है ना। इंटरनेट थोड़ा सा महंगा है, पैसा लगता है ज़्यादा, जिससे बच्चों इसमें 200-300 में आप पूरे 1 महीना पूरा अखबार पढ़ोगे। लेकिन ये इंटरनेट यदि आप यूज करो बच्चों, तो अब तो थोड़ा सा ये भी सस्ता आने लग गया है, थोड़ा सा सस्ता आने लग गया है ना। नहीं तो फिर ये इंटरनेट जैसे अभी मान लीजिए जो आपका जियो रिचार्ज है, या जियो तो अभी फ्री नहीं दे रहा है, आप वोडा आइडिया ले लो,
365 में ऑल टाइम अनलिमिटेड जितना डाटा खाना है खा सकते हो। तो ये थोड़ा सा, लेकिन अभी अंतर में आप लिख लेना, थोड़ा महंगा होता है। कोई बात नहीं भाई, हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता हुआ थोड़ा सा समय लगा, लेकिन यार है ना, आप लोगों को कंप्लीट करा दिया मैंने। और ये महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाएं आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उमा शंकर जोशी, कुंवर नारायण जी का। ठीक, बाकी बच्चों ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, महंगाई वगैरह, ये गद्यांश पद्यांश वगैरह सब आप पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। सेट सी भी हम जल्द से जल्द ले आएंगे, है ना। बाकी आप लोगों के पास यदि नहीं होगा तो नोट्स ले लो, नोट्स में सारा चीज़ हम दे देते हैं। बाकी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तैयारी करते रहें। प्लेलिस्ट में जाएं, जो जो वीडियो हमने दे दिया है उसे आप तैयार कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।